नमस्कार। आज हमारा जो चैप्टर का हमारे पाठ का नाम है वो सामने लिखा हुआ है गुट निरपेक्षता। हमारी पिछली कक्षा में हमने शीत युद्ध का दौर पढ़ा। शीत युद्ध के दौर के दौरान हमने देखा कि दुनिया में कैसे भयानक आतंक और घातक माहौल था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये जो शब्द था वो स्तब्ध करने वाला था और उसने पूरी राजनीति को उलट पुलट के रख दिया था। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। कोल्ड वार के दौरान जब चारों तरफ तनाव, डर, शस्त्रों की होड़ चल रही थी, तब विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिस समाधान ने जन्म लिया वो था गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, जैसा कि गुटों से दूर रहने की राजनीति। और शीत युद्ध में हमने गुटों के बारे में देख ही लिया है। गुट यानी दो गुट, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। एक तरफ अमेरिका का गुट और एक तरफ रूस का गुट। पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। उसके बीच का रास्ता दोनों गुटों की तरफ नहीं जाता। हमने पहले देखा कि दुनिया में एक जैसे दो ही सड़कें हो गई थी, एक मॉस्को की तरफ जाती थी, एक वाशिंगटन की तरफ जा रही हैं, और सारी दुनिया में बस यही था, या तो दुनिया का लगभग हर देश या तो रूस के साथ था और या तो फिर वो अमेरिका के साथ था। और स्थितियां कैसी थी? जो देश रूस के साथ थे वो अपने आप ही किसके दुश्मन हो गए थे? अमेरिका के। और जो अमेरिका के गुट में थे वे दुश्मन बन गए थे रूस के। ऐसी स्थिति में यानी कि कोई ना कोई देश किसी न किसी एक देश का दुश्मन था। तो फिर ऐसी स्थिति से बचने का समाधान ये हम कह सकते हैं हमको मिला गुट निरपेक्षता के रूप में। तो आज हम इसी लेसन पर, इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम इसमें हम विशेष तौर पे चर्चा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें भारत की भूमिका की भी आप देखेंगे कि भारत इसमें क्या भूमिका निभा रहा था और ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसने प्रमुख रूप से भारत को सामने खड़ा किया। और वो परिस्थितियां जो बनी वो उसका कारण भी था गुट निरपेक्षता। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, ब्लास टीटो, और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गामिल नासिर साहब, इन सभी राष्ट्र प्रमुखों ने एक बैठक की। ये 1956 की बात है। इन लोगों ने एक बैठक की और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश की कि जो दोनों ही देशों से की तरफ न जाए बल्कि दोनों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश शुरू हुई। और इस बैठक में तय किया गया कि ऐसा समूह बनाने की, ऐसे देशों को एक साथ लाने की जो दोनों ही देशों का सहयोग भी पाना चाहते थे और दोनों ही देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहते थे। तो ऐसे देशों के लिए बैठक हुई। ये 1956 में हुआ। इस बैठक का पुरजोर समर्थन जिस देश ने किया वे थे इंडोनेशिया के सुकर्णो और एनक्रूमा। घाना के प्रमुख थे एनक्रूमा। इन दो लोगों ने पुरजोर समर्थन किया। और इसके बाद ये 5 लोगों को हम मान सकते हैं जिन्होंने नींव रखी इस आंदोलन की, जिसका नाम हम कहते हैं गुट निरपेक्षता। ये इसका पहला सम्मेलन 1961 में हुआ, जिसकी जगह थी बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ 1961 का समय। अब 1961 से आपको ध्यान में रखना यही चाहिए कि शीत युद्ध का सर्वोच्च बिंदु, शीत युद्ध में तनाव का चरम बिंदु जो था 1961, जब कौन सा संकट? मिसाइल संकट, क्यूबा का मिसाइल संकट आया। इसके बाद फिर बहुत जरूरत हो गई थी कि हम ऐसी जगह, ऐसा कोई मार्ग तय किया जाए, ऐसी कोई स्थितियां बनाई जाए जिससे ये तनाव कुछ कम हो और दुनिया में शांति का दौर फिर से आए। इसके साथ ही और हम एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसमें कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसी कौन कौन सी जरूरतें थी जिनके कारण ऐसे किसी गुट की जरूरत पड़ी।
ऐसे किसी गुट की जरूरत पड़ी, इसके पीछे कारण ये था कि दुनिया में बहुत सारे छोटे देश, नव स्वतंत्र देशों का उदय हो रहा था। इन नौ स्वतंत्र देशों के सामने अस्मिता और अस्तित्व का भी प्रश्न था। तो वो भी सामने आ रहे थे। उन नौ स्वतंत्र देशों की अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए इन सभी छोटे देशों और कुछ बड़े देश, लेकिन तुरंत के आगे बढ़ने के लिए तैयार होने वाले देश, जिनको जो अल्प विकसित कहे जा सकते हैं, इन अल्प विकसित देशों के बीच में आपस में सहयोग को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण विश्व शीत युद्ध का जो दायरा बढ़ता जा रहा था, शीत युद्ध के दायरे को कम करने के लिए। तो कम करने के लिए इन तीनों कारणों से हमें जरूरत थी किसकी? गुट निरपेक्षता। इन तीनों कारणों के कारण हमें गुट निरपेक्षता की जरूरत थी। और हम अब देखेंगे कि वास्तव में गुट निरपेक्षता क्या है। गुट निरपेक्षता, आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ एक गुट है, एक तरफ दूसरी गुट है। हम यूं हाथ बांध के खड़े हैं कि हमको न इधर जाना है न इधर जाना है, हम किसी तरफ नहीं जाना चाहते, हम बस निरपेक्ष रहेंगे, क्योंकि नाम में शामिल है निरपेक्ष रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। अब मतलब नहीं है, ऐसी स्थिति में आपका फिर वही, अगर आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको कोई मतलब नहीं है, तो भी इस बात की कोई मायने नहीं रह जाते। तो हमको अपना अस्तित्व भी बचाए रखना है, सहयोग भी बढ़ाना है और शीत युद्ध के दायरे को कम करना है, उसके तनाव को कम करना है। ये अगर आप इतना महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, तो आप निरपेक्ष बने नहीं रह सकते। आपको मतलब नहीं है बोलकर आप नहीं रह सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण जो चीज थी कि गुट निरपेक्षता मतलब दोनों गुटों से निरपेक्ष रह के लेकिन साथ ही साथ अपने आर्थिक विकास के नए राह को बढ़ाने की, अपने आर्थिक विकास को प्रशस्त करने का जो रास्ता था वो था गुट निरपेक्षता, जिसमें देश दोनों किसी भी गुट में शामिल नहीं थे, न ही पूंजीवादी गुट में, न ही साम्यवादी और समाजवादी गुट में। और इन देशों ने अपने नए रास्ते की खोज की। और वो सम्मेलन, जैसा कि हम पहले ही बता चुके कि 1961 में हुआ, बेलग्रेड में हुआ। उस समय दुनिया के 25 देश थे जो इसमें शामिल हुए। अब 25 देश शामिल हुए, धीरे धीरे बार सम्मेलन होते चले गए और आज उस समूह में, उस आंदोलन का साथ देने वाले 116 देश हैं। तो गुट निरपेक्ष देशों का समूह बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि सबको समझ में आया कि अभी दौर शांति का होना चाहिए, तनाव का नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए आपको ऐसे वातावरण के निर्माण की जरूरत है जिसमें बातें शांतिपूर्वक हल की जा सके, सभी द्विपक्षीय मामलों का शांति से निपटारा हो, सहयोग हो, सह अस्तित्व की भावना हो। इस भावना के साथ शुरू हुआ गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, और उसको हम इस लेसन में देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि किन कारणों से ये शुरू हुआ। अब इसमें हम देखेंगे 1961 का समय है और सबसे जो बात है वो है कि जो देश हैं वो 9 स्वतंत्र देश हैं, उन सबको आर्थिक रूप से सहयोग की जरूरत है। आर्थिक रूप से उनको आगे बढ़ने के लिए उनको ऐसे वातावरण की जरूरत है। तो वो उसको हासिल करने की कोशिश करने लगे, आपस में सहयोग भी करने लगे। और इसमें जो चीज हुई कि जिससे हम कहेंगे इसका असर जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ पर जब तक नहीं पड़ता, जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की नजरों में ये नहीं आता, तब तक किसी भी बड़े समुदाय का या किसी भी बड़े समूह का, किसी भी बड़े गठबंधन का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। तो 1961 के बाद हम देखेंगे 1961 से 1972 में आकर तब जाकर ध्यान गया, बात चर्चा शुरू हुई कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1972 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में
का और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल सदस्यों के उद्देश्यों को लेकर चर्चा हुई कि वास्तव में ये किस तरह का समूह है। तो उस रिपोर्ट में जो कहा गया वो आप देखिए कि इस संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 1972 के अनुसार इसे नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का नाम दिया गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना कि ये दुनिया में उदित होने वाली नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। इस नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी बातें शामिल थी उसको भी हम एक बार देखते हैं कि यूएनओ के अनुसार इस नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो बातें शामिल थी उसमें पहली थी कि अल्प विकसित देश अपने संसाधनों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा शीत युद्ध में जो महाशक्तियां थी वे दूसरे देशों के संसाधनों पर अपना प्रभाव जमाना चाहती थी, उन देशों के संसाधनों पर उनकी नजर थी और गुटनिरपेक्ष समूह के देश अपने संसाधनों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। और ये बात यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में भी यह बात पूरी तरह मानी गई। तो अल्प विकसित देशों का संसाधनों पर नियंत्रण। एक और चीज जो शामिल थी नई अंतरराष्ट्रीय, नया शब्द है इसमें, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक और जो महत्वपूर्ण चीज थी कि ये जो अल्प विकसित देश थे वे अपना बाजार बढ़ाना चाहते थे। आपके निर्माण का, आपके उत्पादन का तब तक कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक आपको बाजार नहीं मिले। तो ये जो देश थे वो अपना बाजार बढ़ाना चाहते थे। अपने बाजार को बढ़ाने के लिए इन्होंने पश्चिमी देशों की तरफ भी रुख किया। तो ये इस नई अर्थव्यवस्था में, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो दूसरा बिंदु हम देखेंगे कि अल्प विकसित देशों के द्वारा विकसित देशों को बाजार बनाना या पश्चिमी देशों का बाजार, पश्चिमी देशों का बाजार। तीसरा बिंदु प्रौद्योगिकी। हाँ, जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे वो प्रौद्योगिकी की, उनके ज्ञान की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए वो विकसित राष्ट्रों की तरफ या पश्चिमी देशों की तरफ जाना उनकी मजबूरी थी, जिससे उनको बहुत ज्यादा उनके धन का जो उपयोग हो रहा था, लागत जो लग रही थी वो वहां से प्रौद्योगिकी को मंगाने की थी। तो इस आंदोलन के द्वारा, इस नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नीतियों के द्वारा इन 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने, इन अल्प विकसित राष्ट्रों ने प्रौद्योगिकी की लागत को भी कम करने का प्रयास किया ताकि कम लागत में ही उनको चीजें उपलब्ध हो पाए। तो जो तीसरा बिंदु है इसमें वो है प्रौद्योगिकी लागत कम करना। चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु एक ये भी है इसमें कि जो विश्व स्तरीय आर्थिक संस्थान थे, विश्व स्तरीय आर्थिक संस्थानों में ज्यादातर पश्चिमी देशों का दबदबा था, महाशक्तियों का वर्चस्व था। ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश थे वो उन संस्थाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे, उसमें अपनी भागीदारी को बढ़ाना चाहते थे, उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहते थे और ताकतवर बनना चाहते थे। तो अपनी भूमिका का निर्वहन कहाँ? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में। वित्तीय संस्थानों में भूमिका।
आप ध्यान दीजिए इसको। ये यूएनओ की रिपोर्ट है 1972 के अनुसार, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इसका नाम दिया गया, जिसको हम गुटनिरपेक्षता कह रहे हैं, जिसमें ये 4 बिंदु यूएनओ ने भी माने कि ये उद्देश्य हैं उन देशों के लिए, और इन उद्देश्यों के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बढ़ना शुरू किया। और आगे आप ये भी देख पाते हैं कि इनका महत्व भी बढ़ने लगा, पूरी दुनिया को भी समझ में आने लगा कि ये एक नया रास्ता है जिसके रास्ते से शांति स्थापित की जा सकती है, शीत युद्ध का तनाव कम किया जा सकता है। तो इस तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से कई बार ऐसा हुआ कि शीत युद्ध धीमा पड़ता दिखाई दिया, और धीरे धीरे अगर शीत युद्ध आज खत्म है तो उसके पीछे एक कारण हमारे देश के द्वारा, हमारे देश का नाम लेना इसमें जरूरी है क्योंकि पंडित नेहरू भी इसमें शामिल थे। हमारा देश इसका संस्थापक सदस्य देश था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, और इसके द्वारा पूरे विश्व को प्रभावित करने की भी प्रयास हुआ। शीत युद्ध के दौर को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने। इसमें अभी मैंने आपको बताया कि भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस आंदोलन में। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका को हम अलग से देखेंगे कि आखिर भारत के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण उसको गुटनिरपेक्षता के लिए उद्यत होना पड़ा या उस तरफ आगे बढ़ने की सोचनी पड़ी। तो आप देखेंगे जब भारत स्वतंत्र हुआ, फिर से हम आ जाते हैं, शीत युद्ध का दौर है, ये दोनों देश दो गुटों, पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ है, एक गुट में जाना हर देश के लिए जरूरी है। हमारे सामने जो स्थितियां थी जिसमें कि अगर हम हमारी विदेश नीति के अनुसार कि अगर हम लड़ाइयां मोल लेते या झगड़े मोल लेते या शत्रुता मोल लेते तो विकास की राह अवरुद्ध हो सकती थी। तो हमने अपने विदेश नीति का पालन किया कि हमको किसी गुट में नहीं पड़ना है, एक नया रास्ता चुनना है जिसके सहारे हम आगे स्मूथली आगे बढ़ सके, बिना रुकावट के आगे बढ़ सके। तो हमारे सामने जो कारण था वो यही पहला कि हम किसी भी अवरोध को अभी झेलने की कंडीशन में नहीं थे। एक और जो लाभ हुए भारत उसमें पड़ा, उसके पीछे देखिए एक कारण तो ये कि इसके बाद भारत को ऐसे कई लाभ हुए कि वो अपने हिसाब से निर्णय ले पाया। पहला चीज कि भारत का हित साधना हुआ, हित साधने का कार्य हुआ। लाभ तो हम देखेंगे कि भारत को इससे क्या लाभ हुआ, तो भारत के हित साधने का कार्य हुआ। और दूसरा जो काम हुआ कि हमने अपने हिसाब से, भारत ने अपने हिसाब से अपनी भूमिका तय की। जब जरूरत हुई तब वो मामलों में गया, और कई बार तो ऐसे मौके आए जैसे कोरियाई युद्ध में है, कई बार ऐसे, और इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए जब भारत को मध्यस्थता के लिए आमंत्रित किया गया। यानी भारत की भूमिका बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो इसके पीछे हित साधने के अलावा जो दूसरा हमको लाभ हुआ कि मध्यस्थता के मौके मिले। और तीसरी जो चीज थी कि भारत ने अपने मतलब से, अपने हिसाब से निर्णय लिया। तो निर्णय लेने के लिए भारत क्या था, स्वतंत्र रहा। और भारत ने अपनी आर्थिक नीति खुद बनाई। तो आर्थिक नीति का खुद निर्णय किया। के लिए स्वतंत्र रहा भारत। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोनों ही गुटों के लिए भारत को अस्वीकार कर पाना मुश्किल था। ऐसा नहीं हो सकता था कि भारत को नजरअंदाज किया जा सके, क्योंकि भारत की जरूरत दोनों ही देशों पे, भारत के
भारत के पक्ष की जरूरत या भारत के प्रभाव की जरूरत दोनों ही गुटों को पड़ रही थी। तो भारत ने इस गुटनिरपेक्षता नीति के द्वारा अपना वो मुकाम हासिल किया, अपनी भूमिका खुद तय करने के लिए स्वतंत्र था। भारत के लिए कई इस तरह के लाभ हुए और इन चीजों में हम देखेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं आप इस पे ध्यान रखेंगे। हित साधने का कार्य हुआ, मध्यस्थता के मौके को हम कह सकते हैं शांति स्थापना। तो ये शांति स्थापना पर ध्यान देंगे आप। निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता, आर्थिक नीति बनाने के लिए स्वतंत्रता और अपनी भूमिका खुद तय करने के लिए स्वतंत्रता। इन पांचों ही बिंदुओं के प्रमुख वर्ड्स को, प्रमुख शब्दों को अगर हम एक अलग कर लें तो ये पूरा का पूरा मिलाकर बन जाएगा कि गुटनिरपेक्षता के क्या उद्देश्य थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन कौन सा आंदोलन साबित हो रहा है इसमें देखिए, जिसमें देश अपना हित साधने का काम करे, विश्व में शांति की स्थापना करे, अपना निर्णय लेने के लिए, अपनी आर्थिक नीति बनाने के लिए वो स्वतंत्र हो और उनकी भूमिका वो खुद तय करें दुनिया में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था इसका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, और इस उद्देश्य की पूर्ति में ये आंदोलन सफल रहा। अब हम देखते हैं गुटनिरपेक्षता जो थी, क्या वो सचमुच में, इसकी कई बार आलोचना भी होती है। कोई भी नीति बनती है, अगर उसकी आलोचना की जाती है तो उसे भी सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इसलिए स्वीकार किया जाना चाहिए कि कोई भी अगली नीति बनाने के पहले हम उसको ध्यान रख सकते हैं कि आखिर ये आलोचना के बिंदु कौन कौन से। तो भारत के द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाए जाने के पीछे भी कई आलोचनाएं हुई। उसमें दो प्रमुख आलोचनाओं की बात हम आज करेंगे। देखिए कौन कौन सी आलोचना हुई। कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को, गुटनिरपेक्षता की नीति को सिद्धांत विहीन नीति कहा गया। सिद्धांत विहीन नीति। सिद्धांत विहीन क्यों? क्योंकि कोई भी देश अपना एक सिद्धांत बनाता है जिस पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कोई एक विचारधारा होती है जिस पर आगे बढ़ने की कोशिश होती है और गुटनिरपेक्षता में ऐसी कोई विचारधारा सामने दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि इसमें आप कौन से, अगर आप पूंजीवादी का समर्थन करते हैं तो आपको उस रास्ते पर जाना चाहिए। आप समाजवादी का समर्थन करते हैं, भारत ने बीच का रास्ता चुना। अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप या तो आप शांति चाहते हैं या आप लड़ाई चाहते हैं, भारत ने वहां भी मध्यस्थता का रास्ता चुना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं गुटनिरपेक्षता में कोई सिद्धांत नहीं थे। ये कहकर आलोचना जरूर की जाती है, पर इस सिद्धांत के अलावा भारत ने एक अपनी परिपाटी बनाई। उस पर लोगों, बाकी देशों को चलने के लिए आगे आना पड़ा, या बाकी लोग उससे आकर्षित हुए, बाकी देश उससे आकर्षित हुए, दूसरी बात। लेकिन आलोचन करता इसके लिए जरूर इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि सिद्धांत विहीन नीति है गुटनिरपेक्षता की। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या सचमुच में गुटनिरपेक्षता देश पूर्णतः निरपेक्ष रहे। ये एक समझने के लिए आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। हमने देखा कि संस्थापक सदस्य देशों में सबसे पहला नाम जैसे मार्शल टीटो, ब्रास टीटो, वो पूरी तरह साम्यवादी विचारधारा को मानने वालों में से थे। मार्शल टीटो साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के पक्षधर थे। फिर एन क्रूमा, आपने घाना के राष्ट्र प्रमुख का देखा, एन क्रूमा भी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे। वहीं पर आप देखते हैं इंडोनेशिया या फिर मिस्र, ये दोनों ही पूंजीवादी व्यवस्था के पक्षधर थे। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं जरूर
ऐसे मौके आए होंगे जब इनको ये एक तरफ झुकते हुए दिखाई दिए होंगे, क्योंकि ये इनकी अपनी विचारधारा। खुद भारत के मामले में हम बात करेंगे, भारत को सामने रखकर अगर बात करेंगे तो खुद भारत भी पूर्णतः निष्पक्ष नहीं रहा। जो दूसरी आलोचना होती है कि पूर्णतः निष्पक्ष या निरपेक्ष, निष्पक्षता नहीं रही। कई बार दुनिया ने देखा, ऐसे मौके आए कि भारत सभी को समझ में आया कि भारत कहीं न कहीं रूस की तरफ झुका हुआ है। भले उसके कारण भारत ने दिए हों कि रूस ने बार बार मदद की, इसलिए चाहे कारण जो भी रहे, पर प्रत्यक्ष रूप से भारत रूस की तरफ झुका हुआ दिखाई दिया, जो गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ था। तो ये दो मुद्दों पर इसकी आलोचना भी होती है, आलोचनाएं होती हैं, बातें होती हैं। वो सब ये हम इस तरह से देखें कि शीत युद्ध के दौर को, शीत युद्ध के कारण जो भयानकता फैली हुई थी, जो तनाव फैला हुआ था, उसको कम करने की बात हो रही थी। हमको अपने आप को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी। आर्थिक विकास हमको करना था और स्वतंत्र रूप से रहना था, क्योंकि हम बहुत इसके पहले जो 9 स्वतंत्र देश थे, वो अगर किसी गुट में शामिल हो रहे थे तो एक तो पहले साम्राज्यवाद, फिर उपनिवेशवाद, और अब एक नए तरह की दासता होती में फंसते चले जा रहे थे। उस दासता में फंसने से भी हमको बचना था। तो हमारी परिस्थितियां हमें एक नए रास्ते के लिए प्रवृत्त कर रही थी, और वो काम बहुत अच्छी तरह निभाया गुट निरपेक्षता ने। इसके लिए हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भारत ने इसमें बहुत ज़्यादा अपनी स्थिति को मजबूत किया, अपने आप को साबित किया कि वो बाकी गुटों से अलग रहकर भी अपना रास्ता प्रवृत्त कर सकता है, अपना रास्ता बना सकता है, आगे बढ़ सकता है। आर्थिक शोषण का अंत किए बिना शांति की स्थापना नहीं हो सकती। और ये जो गुट बनाकर ये जो महाशक्तियां थी, वो क्या कर रही थी? आर्थिक शोषण कर रही थी, अपने बाकी देशों के संसाधनों पर अपना कब्जा कर रही थी, अपना प्रभाव दिखाना चाह रही थी, अपना नियंत्रण करना चाह रही थी, और सबको अपने प्रभाव क्षेत्र में लाकर अपनी मनमर्जी करना चाह रही थी। भारत ने और बाकी के गुट निरपेक्ष देशों ने इसके विरुद्ध जो रास्ता चुना, उसने वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाई, और सभी स्वतंत्र देशों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए प्रेरित किया। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, और इसने एक नए युग की सूत्रपात किया, एक नए युग की शुरुआत की। और ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से शीत युद्ध का दौर तो हम देखें कि खत्म भी हुआ। 1991 के आसपास सोवियत संघ का विघटन हुआ। वैसे ही एक महाशक्ति की शक्ति कम हो गई, और एक दुश्मन अगर कम हो जाए तो दूसरे दुश्मन को तो माने दुश्मनी की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। तो इस तरह सोवियत संघ ने अपना जो हाथ ही छोड़ दिया, क्योंकि उसके विघटन के कारण शीत युद्ध वैसे ही कमजोर पड़ गया था, और इसको और कमजोर करने के लिए पहले से जो शुरुआत हुई वो थी गुट निरपेक्षता।